एक ऐसा काम है जिसमें सरकार की कई एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। गृह मंत्रालय, स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरे प्रयास में सबकी अपनी अपनी एक भूमिका भी है, जिम्मेदारी है। हालांकि ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, सभी के प्रयास एक ही दिशा में है। फिर भी सभी प्रयासों को जब तक अलाइन नहीं करते हैं, संरेखित नहीं करते हैं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि CBI और I4C का ये अनेक सत्रों में बटा हुआ प्रयास, इस सारे प्रयासों को और सरकार के सारे विभागों को अलाइन करने में और उनके प्रयासों को संरेखित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हमें इच्छित परिणाम मिल पाएंगे। सबसे पहले मैं इस 11 साल में डिजिटल इंडिया की जो यात्रा हमारी हुई है, इसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। एक प्रकार से हम सब मानते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, परंतु हमारे सामने जो काम है, ये कितना बड़ा काम है, कितना भगीरथ काम है, उसका एहसास करना है तो 11 सालों में डिजिटल इंडिया की यात्रा जो है भारत की, इसको हमने समझना पड़ेगा। 11 साल पहले 25 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे। आज हम 100 करोड़ पार कर गए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो भी 100 करोड़ की वृद्धि के साथ, 16 गुना वृद्धि के साथ 100 करोड़ पार कर गए। और चूंकि 1 GB डेटा का मूल्य 97% कम हुआ है, तो कनेक्शन तो बड़े ही बड़े हैं, इसका उपयोग भी बहुत बढ़ गया है। अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, 11 साल पहले 546 पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ी थी और आज 2 लाख से अधिक पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं। जब मैं पंचायत शब्द प्रयोग करता हूं तो पंचायत का एक यूनिट नहीं आता है, ये पूरे गांव की आबादी एक प्रकार से उनका एक्सेस हो जाता है डिजिटल इंडिया के साथ। UPI ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो 2024 में हमने 233 ट्रिलियन भारतीय रुपयों के मूल्यों का और 181 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। UPI था ही नहीं तो कंपैरिजन संभव नहीं है, परंतु 181 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी, ये तंत्र जो हम धीरे धीरे विकसित करते जा रहे हैं, इसकी है। और एक प्रकार से दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शनों का हिसाब करें तो हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी ये तंत्र को मजबूत करना कितनी जरूरियत है, वो हमें मालूम पड़ता है। 2024 में पेमेंट सिस्टम के कुल 97% डिजिटल पेमेंट हुए हैं और वॉल्यूम का निकाल लो तो 99% पेमेंट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हुए हैं। अब ये सभी ट्रांजैक्शनों को हमें सुरक्षित करना है। कुल जनधन खाते इस देश में
60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी अकाउंट नहीं था। आज 57 करोड़ से अधिक, मैं फरवरी 2026 का आंकड़ा दे रहा हूं, 57 करोड़ से अधिक जनधन खाते इस देश में उपलब्ध हैं। और रुपे डेबिट कार्ड 39 करोड़ 81 लाख है, जो संख्या मेरे हिसाब से दिसंबर 26 तक लगभग 50 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे होने वाले हैं। लगभग 176 करोड़ डीबीटी लाभार्थी को 48 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सरकारों ने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। और जेम, ओपन मार्केट के प्लेटफॉर्म, ये सब मिला ले। और अभी एक मेरा पुराना भाषण बताया गया कि साइबर सिक्योरिटी अब देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है। हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों के पूरा डेटा और उनके डेटाबेस का एक्सेस कर डेटा चोरी कर हमारे देश के दुश्मनों को बेचने का भी काम हो रहा है। अब ये सारे आयामों को हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए जनवरी 2019 में गृह मंत्रालय ने I4C की स्थापना करी और 2020 में इसको गृह मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में हमने मान्यता दी। और अब धीरे यात्रा करते करते I4C एक अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सफल हुआ है। I4C ने विभिन्न एजेंसियों के बीच में अच्छे तरीके से समन्वय किया है। आवश्यक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पे खड़ा किया है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की है। मैंने कई बार I4C का रिव्यू किया है। मैं राजेश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मगर अब समय आ गया है कि हमें इसे आगे ले जाना पड़ेगा। एक स्टेप आगे जाएंगे तभी जाकर हमें इच्छित सफलता मिली है, ऐसा संतोष हम ले पाएंगे। इस सशक्त ढांचा होने के बावजूद हम सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्राइम, क्रिमिनल जस्टिस और फंड की रिकवरी ये संतोषजनक है। मैं आंकड़े दूंगा बाद में, काफी आगे हम बढ़े हैं, मगर इसमें ढेर सारे आयामों को अभी जोड़ना पड़ेगा। जो साइबर क्राइम का काम करते हैं पहले व्यक्तिगत रूप से करते थे, अब इन्होंने भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। टेक्नोलॉजी का ये 2 स्टेज आगे जाकर ये काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज जो यहां पर 562 डेलीगेट है और एक डाइवर्स प्रोफाइल के डेलीगेट है, वो सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी चुनौतियों को बहुत अच्छे से समझकर सभी जगह से लीकेजेस कम करने का हम काम करें। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत समय पहले ही एक रणनीति अपनाई है, जिसमें साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग, फोरेंसिक प्रयोगशाला का नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, साइबर जागरूकता समाज के बीच में ले जाना और साइबर स्पेस की साइबर हाइजीन उसको सुनिश्चित करना। और अब इस सब के बीच में समन्वय कर हमने एक, जिसमें सीबीआई भी होगी, एनआईए भी होगी,
आरबीआई भी होगा, सभी लोग मिलकर एक सुरक्षित तंत्र बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। मित्रों, लगभग जनवरी से 2020 से 2025 तक हमने जो प्रयोग किया I4C का, इसकी रिपोर्टिंग पोर्टल का 30 नवंबर तक 2025 तक 23 करोड़ से ज्यादा उपयोग हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है। 30 नवंबर 2025 तक 82 लाख साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज हुई हैं और इसमें से 1,84,000 FIR में कन्वर्ट की गई है और ढेर सारी शिकायतों का निराकरण भी आया है। 31 दिसंबर 2025 तक देश के करीब करीब 62 बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऑनबोर्ड हो चुकी हैं और गृह मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि कोऑपरेटिव बैंकों समेत सभी को इस दिसंबर के पहले हम ऑन बोर्ड कर लेंगे, जिससे कहां पर भी कोई गुंजाइश न रहे। और 23,61,000 शिकायतें जो आई, उसमें 8,189 करोड़ रुपयों की अधिक की राशि को हम बचाने में सफल हुए हैं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि। एक बड़ा अंदाज 20,000 करोड़ का फ्रॉड का था, उसमें 8,189 करोड़ रुपया हमने फ्रीज कर दिए हैं या इसको वापस दे दिए। ये बहुत बड़ी सफलता है। आमतौर पर सफलता की चर्चा बहुत कम होती है, मगर मैं I4C, सभी बैंकें और CBI, NIA सभी संस्थाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जिसके साथ साइबर फ्रॉड होता है उसकी होती है कि सरकार क्या कर रही है, मगर दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द कराने का काम गृह मंत्रालय ने किया है और 3 लाख मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को IMEI आइडेंटिटी को ब्लॉक करने का काम हमने किया है। 20,853 आरोपी पकड़े गए हैं और अब FIR होने के बाद ये बहुत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। साइबर डिटरेंस के लिए एक नेशनल माइंडसेट, एक जागरूकता देश भर में लाने की जरूरत है, चाहे एजेंसियों के स्तर पर हो या उपभोक्ताओं के स्तर पर हो। जागरूकता, समन्वय और दृढ़ संकल्प, यही हमें इससे सुरक्षित कर सकता है। मित्रों, वैश्विक स्टैटिस्टिक देखें और हमारे ट्रांजैक्शनों का वॉल्यूम देखें तो सच अर्थ में डर लगे ऐसा दृश्य खड़ा होता है। 37 सेकंड में, हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है और औसतन प्रति घंटे 100 लोग, 97 से 100 लोग साइबर अपराध का शिकार होते हैं। 2021 में जो 52,000 शिकायतें थी, अब 86,000 तक ये पहुंची है और इसको जांच करने की हमारी गति भी हमने जरूर बढ़ाई है, मगर काफी कुछ करना अभी बाकी है। हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। जितनी तीव्र गति से हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन की प्रोग्रेस हुई है, इतनी ही तीव्र गति से रिस्क हमारा बढ़ा है। परंतु मैं सच अर्थ में ऐसा मानता हूं कि हमने
रिस्क कम करने के लिए हमारी स्पीड कोई ज्यादा कम नहीं है, मगर बढ़ाने की जरूरत है। पहले अपराधी साधारण मैन्युअल हैकिंग करते थे, आज कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक हैकिंग हो रहा है। पहले व्यक्तिगत स्तर पर होता था, लॉन वुल्फ अटैक करते थे, आज संगठित और सुव्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ये आगे बढ़े हैं। और आज साइबर अपराध की दुनिया में म्यूल अकाउंट एक सर्विस की तरह खरीदे और बेचे भी जाते हैं। आज अपराधी नई तकनीक से अपराध कर रहे हैं। हमने ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर उनसे 2 कदम आगे जाने तक एक साझा प्रयास हम लोगों ने करना पड़ेगा। कई सारे डिजिटल अरेस्ट से लेकर कई सारे नए नए नुस्खे निकाले हैं। 1930 ये साइबर अपराधियों से उपभोक्ताओं को बचाने का एक कारगर साधन साबित हुआ है। मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की पुलिस को भी विनती करना चाहता हूं कि आपके यहां 1930 के कॉल सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में कॉलर बिठाने लगे। अगर 1930 का संपर्क कर कर कई रिंग बजने तक फोन ही नहीं उठता है और तब तक उसका पैसा चला जाता है, तो 1930 की इमेज अच्छी नहीं होगी। और आज मैं यहां बैंक से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि गृह विभाग और रिजर्व बैंक ने मिलकर म्यूल अकाउंट हंटर का जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सारे बैंक, प्राइवेट बैंक हो, अंडरटेकिंग्स हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सबने एडॉप्ट कर कर अपने सारे बैंक अकाउंट को इससे क्लियर कर लेना चाहिए। हम जब तक ये नहीं करते हैं तब तक हम कस्टमर को बचाने का प्रयास, उपभोक्ताओं को बचाने का प्रयास पूर्णतया नहीं कर सकते। उसके बाद में भी वो बाहर जाकर कर ही सकते हैं, ये तो है ही चुनौती। इसके साथ सीबीआई का एक महत्वपूर्ण रोल आता है। देश भर की संस्थाओं के साथ सीबीआई और एनआईए ने संवाद कर कर बाहर जो साइबर अपराध होते हैं, जिनसे हमारे यहां के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले नागरिकों का परेशानी होता है, उसको रोकने के लिए भी एक साझा तंत्र हमने आगे बनाना पड़ेगा। डिजिटल साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी दूषित होती है या त्रुटियों के कारण जब दोष सिद्धि नहीं होती है तो बहुत दिक्कत आती है। आज आने वाले दिनों में मैं 5 साल के बाद का देख रहा हूं, हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो साइबर फ्रॉड एक क्राइम नहीं, एक क्राइसिस बनकर रहेगा। और हमने देश को इस क्राइसिस से बचाने की जिम्मेदारी आज सरकार के जिस जिस विभाग के लोग यहां बैठे हैं वो सब की है। कॉल सेंटरों को आइडेंटिफाई करना, चाहे देश के बाहर हो या देश में हो, जागरूकता लाना, 1930 को इफेक्टिव बनाना, कॉल को अटेंड करने का समय बहुत कम कर कर बैंक और I4C के बीच में भी अच्छा समन्वय प्रस्तावित करना, ये कोई एक विभाग नहीं कर सकता है। सरकार के अनेक विभागों में साथ रहकर यहां पर करना पड़ेगा। और अब तक I4C में 795 संस्थान, जिसमें बैंक, फिनटेक, NBFC, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कई सारे संस्थान जुड़ चुके हैं। अब ये सभी संस्थानों में I4C की प्रायोरिटी और I4C के कॉल पर रिस्पॉन्ड का तंत्र जब तक हम पुख्ता नहीं करते हैं,
I4C अच्छे तरीके से कारगर नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी है जिस विभाग में जो संस्थान होते होंगे वहां इसकी एक प्रायोरिटी तय कर देना। कई बार हमें लगता है कि बैंक की प्रायोरिटी एनपीए कम करने में ज्यादा रहे, होनी भी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ कस्टमर को सुरक्षित करना भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस तरह से एनबीएफसी अच्छा काम करे, ऑडिट करे, इसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और एनबीएफसी I4C को रिस्पॉन्ड करे, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तभी जाकर साइबर हाइजीन को हम बढ़ा सकते हैं। और कई सारे हमने जो अभियान चलाए हैं इसमें साइबर योद्धाओं की अपॉइंटमेंट करी है। हमने साइट्रेन नाम के मैसिव प्लेटफॉर्म को भी, ऑनलाइन कोर्स को भी चलाया है और कई प्रदेशों में हमने साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की भी स्थापना की है। मैं आशा करता हूं कि 2 दिन का वर्कशॉप जो है ये हमारे सारे प्रयासों को एक लाइन में अलाइन करेगा और ज्यादा परिणाम लक्ष्य बनाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें समय का महत्व बहुत बड़ा है। समय पर साइबर फ्रॉड को रोकना, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर की जागरूकता एक साथ होनी चाहिए और अंततोगत्वा ये सब करते करते हमने जनता की जागरूकता के लिए भी बहुत सारा प्रयास करना चाहिए। खैर हो भी रहा है और बहुत सारे लोग जागरूक हुए भी है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर से भी जागरूकता अभियान और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बने, इसलिए गृह मंत्रालय और बाकी सारे विभागों का एक प्रकार से मार्गदर्शन और नेतृत्व भी किया है। और खुद के मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था और उसको अच्छे रिजल्ट भी हमें मिले हैं। मगर सिर्फ प्रधानमंत्री जी के करने से ये नहीं हो सकता, हम सब ने इसको बहुत जागरूकता के साथ जागरूकता बढ़ाना और डिले को खत्म कर देना, इसकी दिशा में काम करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि सीबीआई का ये इनिशिएटिव जो है, I4C को साथ में रखकर लिया हुआ इनिशिएटिव, वो आने वाले दिनों में हमें साइबर अपराधों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मकाम तक पहुंचाएगा।